जो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे हम लोग को भरना है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। ऐसा जगह जहाँ पे जो एनिमल्स है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, तो वो कहलाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देते हैं। अ स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर एरिया इज नोन एज पेंडेमिक स्पीसीज या इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो वो होंगे इंडेमिक स्पीसीज। कौन से? इंडेमिक स्पीसीज वो जाने जाते हैं। इंडेमिक स्पीसीज ही एक ही जगह पे मिलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज होने के कारण जाते हैं। किसके कारण? क्लाइमेट चेंज होने के कारण जाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। देखिए यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है क्लाइमेट। कैसे दिया हुआ है? क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज होने के कारण जाते हैं। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड द पेपर बी सेव्ड, क्यों हम लोग को पेपर को बचाना चाहिए? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अ वे बाई विच यू कैन सेव अ पेपर, और हम लोग को लिस्ट बनाना है कि जिससे हम लोग पेपर को बचा सकें। हम लोग देखते हैं इसका आंसर। पेपर्स रिफर्स टू बी द मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड इन द थीन शीट फ्रॉम द प्लफ ऑफ द वुड और द अदर फाइबरस सब्सटेंसेस। जो पेपर को हम लोग क्या चीज़ से रिफ़र कर सकते हैं, किसके कैसे बता सकते हैं? तो पेपर एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ही थीन शीट में बनाया जाता है, किसी वुड से या किसी फाइबर के प्लफ से बनाया जाता है। इट टेक 70 फुल ग्रोथ ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। जो पेपर है वो 1 टन पेपर बनने में 17 पेड़ों का मतलब 17 पेड़ लगते हैं 1 टन पेपर बनाने में। वी शुड सेव पेपर एंड ट्राई टू रीयूज़ इट इन द डिफरेंट वेज। हम लोग पेपर बचाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उसको हम लोग रीयूज़ कर सकें, फिर से इस्तेमाल कर सकें। द वे टू सेव द पेपर और गिवन बिलो, यहाँ पे तरीका दिया हुआ है जिससे हम लोग पेपर को बचा सकते हैं। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अबाउट 5 to 7 times in total which save energy and water required in the production of the paper। बोल रहा है कि जो पेपर है उसको हम लोग 5 से 7 बार तक हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम लोग एनर्जी को भी बचाएंगे और पानी को भी बचाएंगे जो पेपर बनाने में लगता है। मोर ओवर द नंबर ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। और उसके अलावा जो पेपर बनाने में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। यूजिंग बोथ साइड ऑफ पेपर, हम लोग को पेपर का दोनों साइड इस्तेमाल करना चाहिए। स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, हम लोग को जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो सबको इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग को स्टोर करना चाहिए। कम्युनिकेटिंग बाय ईमेल, हम लोग को किसी से अगर कनेक्ट करना है तो हम लोग को ईमेल से कनेक्ट करना चाहिए। मैसेज वैसेज करना है तो ईमेल से करना चाहिए। अब हमारा 5वां क्वेश्चन आता है कंप्लीट द पजल। यहाँ पे पजल दिया हुआ है, इसको हम लोग को भरना है। सबसे पहले हम लोग डाउन में देखते हैं। अ स्पीसीज ऑन द वेरेज ऑफ एक्सटिंक्शन, एक ऐसा स्पीसीज जो ख़त्म होने के कगार पे है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं उसे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। क्या? इंडेंजर्ड कहते हैं। क्या? इंडेंजर्ड। अब हमारा दूसरा देखते हैं हम लोग कि अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसा बुक जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में जानकारी रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो होगा हमारा रेड डाटा बुक। द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन होने से क्या हो सकता है? तो वो डिजर्ट, कोई भी एरिया डिजर्ट बन सकता है अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो। फिर हमारा अक्रॉस में चलते हैं। स्पीसीज विच हैव वैनिस्ड, ऐसे स्पीसीज जो ख़त्म हो गए हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सटिंक्ट, मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जैसे कि डायनासोरस हो गए, ये सब एक्सटिंक्ट हैं, ये अब नहीं है। स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट, ऐसे स्पीसीज जो किसी खास ही हैबिटेट में मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इंडेमिक। कौन से स्पीसीज? तो इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। अब हमारा जो चौथा है सबसे लास्ट वाला क्रॉस में, उसको हम लोग देखते हैं। वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स फाउंड इन एन एरिया, बहुत सारे
एनिमल्स और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी खास एरिया में मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या? बायोडाइवर्सिटी। क्या जी कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे भर के रखा गया है, आप लोग भर लीजिएगा इससे। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर। हम लोग को डिफरेंस बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर के बीच में। तो सबसे हम लोग पहले देखते हैं, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर का डिफिनेशन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया इन विच एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डेंजर सच एज हंटिंग, किलिंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स को बचाया जाता है खतरे से, जैसे कि उनके शिकार होने से या उनको मारने से बचाया जा सकता है। देयर हैबिटेट इज ऑल्सो कंजर्व, और वो लोग का जो जिस हैबिटेट में रहते हैं वो लोग वैसा हैबिटेट उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वही बायोस्फीयर हम देखते हैं। बायो रिजर्वर्स इज एन एरिया मीन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायो जो रिजर्व्स एरिया होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दैट एरिया, और ये क्या चीज़ में और मदद करते हैं बायो रिजर्वर्स, तो किसी खास एरिया का कल्चर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। हम लोग इन दोनों का इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, बायोस्फीयर का, बायो रिजर्वर का सॉरी। तो हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस क्यों हम लोग के लिए ये ज़रूरत है। तो इट प्रोवाइड सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर द नेचुरल फ्लोरा एंड फौना। ये जो नेचुरल फ्लोरा एंड फौना है उनके लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि गिर नेशनल पार्क एंड द सेंचुरी, भरतपुर सेंचुरी एंड ये सब जो हैं ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। वही बायोस्फीयर रिजर्वर हम लोग देखते हैं। तो इट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ द वेरियस लाइफ फ्रॉम सच एज प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंड द एनिमल्स। ये जो बायोस्फीयर रिजर्वर्स होते हैं ये एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, बचाया जाता है, जैसे कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये हो गया। अब हम लोग अपना अगला 7वां क्वेश्चन चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जू एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम लोग को बताना है कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या विशेषताएं हैं जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो सबसे पहले हम लोग जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द फैसिलिटी इन विच एनिमल्स आर हाउस्ड विद इन इनक्लोजर केयर फॉर displayed to the public and in some cases breed। बोल रहा है कि जू है वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे एनिमल्स को सारे फैसिलिटी मिलते हैं और वो पिंजड़े में रखे जाते हैं और वो उनका खास ध्यान रखा जाता है और वो पब्लिक के सामने डिस्प्ले किए जाते हैं। और इन जू में है जो जू का इस्तेमाल हम लोग एनिमल्स की ब्रीड करवाने के लिए भी करते हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का देखते हैं हम लोग। तो इट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बिना उन लोग के नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्ब किए हुए। एग्जाम्पल है हमारा जू का, वो है जयपुर जू इन जयपुर और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात। अब हम लोग अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंडेंजर्ड एंड द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बीच में हम लोग को बताना है कि क्या क्या होते हैं ये दोनों। तो सबसे पहले हम लोग इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के डिफिनेशन देखते हैं। तो स्पीसीज दैट आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। हो रहा है कि ऐसे स्पीसीज जिन पे बहुत हाई रिस्क रहता है ख़त्म होने के कगार पे रहते हैं जो स्पीसीज, उन्हें हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। वहीं एक्सटिंक्ट स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जो बहुत साल पहले ही हमारे पृथ्वी से ख़त्म हो गए हैं, जो हमारी पृथ्वी पे अब कहीं नहीं है, उन लोग को हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया इंडेंजर्ड स्पीसीज का, एग्जाम्पल में हो गया टाइगर, ब्लू व्हेल, जाइंट पांडा, स्नो लेपर्ड etc। वही जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में हो गया वो डोडो हो गया, पैसेंजर पिजन हो गया, कैरेबियन मॉन्क हो गया। अब हम लोग अपना 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के बीच में हम लोग को बताना है कि फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोरा एंड फौना का डिफिनेशन देख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग फ्लोरा का देखते हैं। तो फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स की प्रजाति जो किसी खास रीजन में पाए जाते हैं। वहीं जो फौना होता है, फौना रेफर्स टू द एनिमल फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन। और फौना जो है वो एनिमल की प्रजाति के बारे में बताता है जो किसी खास रीजन में पाए जाते हैं, किसी खास इलाका में पाए जाते हैं। और जो इन लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। तो पहला फूड के बारे में देखते हैं। फ्लोरा पहले देखते हैं। तो दे मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फ्लोरा होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। वहीं जो फौना होते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड्स। ये लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिम्स फॉर देयर फूड। और दूसरे ऑर्गेनिम्स पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। दे डिपेंड ऑन फौना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये लोग फौना पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। अब हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द वाइल्ड लाइफ। हम लोग को डिस्कस करना है डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ता है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स पे, जंगली जानवरों पे क्या प्रभाव पड़ता है। द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। बोल रहा है कि फॉरेस्ट को क्लीन करना, जब फॉरेस्ट को क्लीन करना और उस ज़मीन को किसी अलग पर्पस के लिए यूज़ करना, उसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल एज वेल एज देयर सोर्स ऑफ फूड। जो ट्रीज और जो हैबिटेट होते हैं, जो ट्रीज और जो फॉरेस्ट होते हैं वो किसी भी जंगली जानवर का नेचुरल हैबिटेट होते हैं, जैसे कि फूड ही सब। डिफॉरेस्टेशन मेक एनिमल्स स्पीसीज इंडेंजर्ड एंड इवन कॉजिंग देयर एक्सटिंक्शन। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, वो खतरे के कगार पे आ जाते हैं और कभी कभी वो ख़त्म भी हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन will लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट एंड ऑल्सो अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या चीज़ करता है, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है उसको पूरी बर्बाद कर देता है और जो बायोडाइवर्सिटी होता है उस पर भी प्रभाव डालता है। अब हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। हम लोग को डिस्कस करना है डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या प्रभाव डालता है इन्वायरमेंट पे डिफॉरेस्टेशन। तो क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड यूजिंग इट फॉर द अदर पर्पस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। हम लोग अभी यही पढ़े थे कि फॉरेस्ट के एरिया को क्लीन करना और उस एरिया का इस्तेमाल किसी दूसरे पर्पस के लिए करना, उसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन कॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमोसफेयर। जो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो हमारा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है एटमॉस्फेयर में हमारा वो भी बढ़ जाता है, इस कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट ऑल्सो कॉज डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, डिक्रीज रेनफॉल एंड डिस्टर्ब्ड वाटर साइकिल। ये डिफॉरेस्टेशन से और क्या क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो हमारे ग्राउंड लेवल को, जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है वो कम हो जाता है डिफॉरेस्टेशन के कारण। जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है, जो बारिश है वो कम हो जाता है और जो वाटर साइकिल है उसको भी डिस्टर्ब करता है डिफॉरेस्टेशन। अब हम लोग अपना 12वां क्वेश्चन पर देखते हैं, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द विलेज। हम लोग को बताना है कि डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन होने से विलेज पे क्या प्रभाव पड़ता है, गाँव पे क्या प्रभाव पड़ता है, रूरल एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन अल्टरनेट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। जो डिफॉरेस्टेशन है उस सॉइल की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। द रूट ऑफ द ट्रीज होल्ड द टॉप सॉइल। जो पेड़ों के जड़ होते हैं वो टॉप सॉइल को पकड़ के रखते हैं। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द न्यूट्रिएंट्स रिच टॉप सॉइल इज मोर prone to the soil erosion which result in the expose of the lower hard rocky layer। बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन के कारण जो न्यूट्रिएंट्स रिच जो टॉप सॉइल होता है वो सॉइल इरोजन का ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो टॉप सॉइल को पकड़ेंगे कैसे, और टॉप सॉइल को अगर नहीं पकड़ेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो तेज़ बारिश होने के कारण दह जाएगा और सॉइल इरोजन हो जाएगा, जिसके कारण जो हार्ड सॉइल है, जो रॉक्स हैं, वो सब हम लोग को दिखने लगेंगे। द वास्ट ऑफ soil in the nearby water body like river, lake, etc. has caused the flood in the many rural area, thereby disturbing the agriculture practices। बोल रहा है कि जो सॉइल बास होके जो मिट्टी धो बह के पानी में गया, नदी में गया, जैसे नदी तालाब में गया, उससे पानी का जल स्तर बढ़ेगा और जो रूरल इलाका है वहाँ पे
बाढ़ आ जाएगा, जिस कारण वहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लाइकवाइज द पीपुल ऑफ रियली ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्शन फॉर फूड वूल फ्यूल ईटीसी। बोल रहा है कि जो लोग हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे रिलाई करते हैं, निर्भर करते हैं, जैसे भोजन, लकड़ी, इस और ईंधन पे। डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस देयर सोर्स एंड शेल्टर लेस वाइल्ड एनिमल्स टाइगर्स लियोपार्ड एलिफेंट ईटीसी हैव बिकम अ सीरियस थ्रेट टू द नियर बाई विलेज। और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो लोग हैं वो लोग को प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़, फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ नहीं मिल पाएंगे, और जो वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हैं वो लोग भी अपना शेल्टर खो देंगे, अपना घर खो देंगे, जिसके कारण वो पास के गाँव में जा सकते हैं और कुछ हार्म पहुंचा सकते हैं वहाँ के लोगों को। अब हम लोग अपना 13वां क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द सिटी। अब हम लोग को बताना है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है शहरों पे। तो हम लोग देखते हैं, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड यूजिंग इट फॉर सम अदर पर्पस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ये तो अभी हम लोग पढ़े थे। फ्लोइंग आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन सिटी। कुछ ये खराब प्रभाव जो सिटी पे होते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिफॉरेस्टेशन कॉज नेचुरल क्लाइमेट्स इन द सिटी सच एज रिड्यूस रेनफॉल, इंक्रीज इन द टेम्परेचर और फूड। जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण जो नेचुरल क्लाइमेट है सिटी का वो क्या चीज़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे कि बारिश बहुत कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाढ़ आ सकता है, ये सब हो सकता है डिफॉरेस्टेशन होने के कारण शहर में। इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द वाटर साइकिल, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर साइकिल भी इफेक्ट होगा शहरों में। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग द पॉल्यूशन एंड द ग्लोबल वार्मिंग। और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होने के कारण एटमॉस्फेयर जो ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है और पोल्यूशन हो सकता है। इट कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द रेसिडेंट, और ये वहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन के साथ भी बहुत ज़्यादा खराबी करेगा। अब हमारा 14वां क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। हम लोग को डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पृथ्वी पे उसके बारे में बताना है। तो क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड यूज इट फॉर सम पर्पस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ये आप लोग समझ गए होंगे। द फ्लोइंग आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द अर्थ। यहाँ पे कुछ इफेक्ट बताया हुआ है, प्रभाव जो हमारे पृथ्वी पर पड़ता है डिफॉरेस्टेशन के कारण। डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की कमी, जंगलों की कटाई के कारण मतलब जंगलों का है जो कमी होगा। इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का इम्बैलेंस होगा हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हमारा जो 15वां क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग बताना है कि डिफॉरेस्टेशन होने के कारण हमारे नेक्स्ट आने वाले जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन रिफर्स टू द डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया अक्रॉस द वर्ल्ड that are lots for the other purpose such as agriculture, core plants, urbanization और माइनिंग एक्टिविटीज़। बोल रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो पेड़ फॉरेस्ट की मतलब जंगली इलाका के कमने से पूरी दुनिया में। और ये किस लिए होता है, तो ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है, अर्बनाइजेशन के लिए होता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द फ्लोरा एंड अफेक्ट द फौना। जो डिफॉरेस्टेशन है वो फ्लोरा को बर्बाद करता है, जिसके कारण फौना पे प्रभाव पड़ता है। देयरफॉर द नेक्स्ट जनरेशन वुड नॉट बी एबल टू सी द वाइल्ड वैरायटी ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। और इसी कारण जो आने वाला जो जनरेशन है वो कभी नहीं देख पाएगा वाइल्ड वैरायटी, मतलब वाइड वैरायटी अलग अलग प्रकार के फ्लोरा एंड फौना को कभी नहीं देख पाएगा। डिफॉरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट विच एडवर्स अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एज दे हैव टू ब्रीथ इन द पॉइजनस एयर। वो रहा है जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोग का हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइजनस एयर में सांस लेंगे। अब हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्री। बोल रहा है कि अगर क्या होगा अगर हम लोग लगातार पेड़ों को काटते जाएंगे। तो क्लीनिंग ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड यूजिंग इट फॉर द अदर पर्पस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन।
ये आप लोग समझ गए होंगे, बार बार यही बात आ रहा है। इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्री द फ्लोइंग चैप्टर विल बी हैपन, फ्लोइंग चेंजेस विल बी हैपन। अगर हम लोग पेड़ को लगातार काटते रहेंगे तो ये कुछ बदलाव होंगे, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, द अपर मोस्ट fertile layer of the soil will be removed during the heavy rainfall which we leads to the infertile soil। बोल रहा है कि जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर है सॉइल का वो ज़्यादा बारिश होने के कारण दह जाएगा, जिसके कारण इनफर्टिलिटी सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाएगा। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द वेजिटेशन वुड नॉट बी पॉसिबल इन दैट सॉइल। और इसी कारण जो पेड़ पौधे जो वहाँ पे लगेंगे उनका जो ग्रोथ होगा वो सही नहीं होगा। इट कैन ऑल्सो लीड टू डेजर्टिफिकेशन, और इसके कारण डिफॉरेस्टेशन के कारण, लगातार पेड़ों की कटाई के कारण वहाँ पे डेजर्ट हो सकता है, डेजर्ट बनने लगेगा, डेजर्टिफिकेशन होने लगेगा। ट्री प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल्स, कटिंग ऑफ द ट्री लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। जो ट्री है वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग ट्री को काटते जाएंगे, पेड़ को काटते जाएंगे, तो जो वाइल्ड एनिमल है वो लोग का जो हैबिटेट होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। ट्री एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड released by the animals during the breathing and utilize it in the process of photosynthesis। जो ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है जो एनिमल्स द्वारा रिलीज किया जाता है ब्रीदिंग के प्रोसेस में, और जो ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में करता है। इफ़ वी कट ट्री द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ राइज विच वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम लोग ट्री को काटते रहेंगे लगातार तो जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का जो चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होने लगेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब। क्या होगा अगर किसी भी एनिमल का हैबिटेट को अगर हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा। तो द नेचुरल होम ऑफ और द इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द हैबिटेट। बोल रहा है कि किसी भी जानवर या पेड़ पौधा का जो नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल होम होता है उसी को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। एनिमल गेट a sufficient amount of food, water, shelter etc from their habitat for their growth and development। जो एनिमल्स हैं वो लोग को अपना फूड, वाटर, शेल्टर वो लोग को सफिशिएंट मतलब सही मात्रा में वो लोग को मिलेगा उन लोगों की हैबिटेट से, ताकि वो लोग डेवलप हो सकें। इफ़ their habitat is disturbed then they have to migrate from some other place to in search of food, water, shelter etc, and when they do not get adapted to the new place it affect their survival। बोल रहा है कि अगर हम लोग वो लोग के हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे तो वो लोग भोजन की तलाश में और पानी की तलाश में और रहने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे, और वो अपना न्यू हैबिटेट पे अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, न्यू हैबिटेट पे अगर अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो लोग के सर्वाइवल में भी फिर दिक्कत होगा। ऑल्सो द एनिमल्स माइग्रेट किल्ड बाय द अदर एनिमल्स इन दिस प्रोसेस। और जो एनिमल्स माइग्रेट होंगे वो इस प्रोसेस में दूसरे जानवरों द्वारा मार दिए जा सकते हैं। अब हम लोग अपना 18वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज्ड। बोल रहा है कि अगर सॉइल का टॉप लेयर एक्सपोज हो जाएगा तो क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है ना वो सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण सॉइल की प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड द वेजिटेशन। जो फिजिकल है प्रॉपर्टी है सॉइल का वो उस पर प्रभाव पड़ेगा प्लांटेशन और वेजिटेशन पे। फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। और कम पेड़ होने के कारण सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ मोस्टली हार्ड एंड द रॉकी इन नेचर। बोल रहा है कि जो टॉप लेयर का रिमूवल होना, टॉप लेयर का हट जाना, और जो लोअर लेयर है उसका एक्सपोज होना, जो कि क्या चीज़ होगा, हार्ड होगा और रॉकी होगा नेचर में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज लेस फर्टाइल। और इस तरह का जो सॉइल होता है बहुत ही कम फर्टाइल होता है, उर्वरक होता है। एंड इट कंटेन लेस ह्यूमस, जिसमें बहुत कम मात्रा में ह्यूमस होता है। इफ द सॉइल इरोजन अकर्स कंटिन्यूसली देन इट विल मेक्स द लैंड बैरन और इनफर्टाइल कॉजिंग डिजर्टिफिकेशन। बोल रहा है कि अगर सॉइल इरोजन लगातार होते रहा तो जो लैंड हो, जो ज़मीन हो, बैरन हो जाएगा और इनफर्टाइल हो जाएगा, जो डिजर्टिफिकेशन का कारण होगा। फिर
वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम लोग को क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए? तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन एरिया। बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स और प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, रखा जाता है। ऑल द ऑर्गेनिम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। डिस्ट्रक्शन इन द हैबिटेट वन ऑफ देम विल लीव्स इट इम्पैक्ट ऑन द अदर एनिमल क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस इन द नेचर। बोल रहा है कि अगर किसी भी इनमें से किसी भी अगर एनिमल का हम लोग हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट बाकी के सारे जानवरों पे भी पड़ेगा और जो नेचर है उसको में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इसी कारण हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबल इकोसिस्टम। और बायोडाइवर्सिटी का एक अपना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ताकि वो इकोसिस्टम को मेंटेन करके रख सके, स्टेबल करके रख सके। हमारा 20वां क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। वाई? बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड होते हैं वो सभी फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स के लिए सेफ नहीं होते हैं। क्यों? तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कंप्लीट सेफ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज इवन इन देम ह्यूमन इंटरफेरेंस is required for the managing necessity such as food, water, etc. बोल रहा है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो कंप्लीट सेफ नहीं होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए, क्योंकि उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस रहता है। इसलिए रहता है तो वो लोग के फूड, वाटर को पहुंचाने के लिए। पोचिंग इज अ मेजर existential threat to the numerous wild organisms worldwide and is an important contribution to the biodiversity loss। बोल रहा है कि जो पोचिंग है मतलब शिकार करना जानवरों का, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके कारण हमारा बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में लॉस होता है। ऑल द पॉल्यूशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स all the population of wild animals need to monitored and managed by the human। और इसी कारण हम लोग को जितना भी पॉपुलेशन है वाइल्ड एनिमल्स का उसको मॉनिटर और मैनेज करना चाहिए। फर्दर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अलाउ ट्राइबल इंटरफेरेंस। इसके अलावा भी जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उसमें ट्राइबल्स को जाने दिया जाता है। द ट्राइबल्स कंटिन्यू यूजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर सब्सटेंसेज। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं वो अपना जो नीड्स है उसको फॉरेस्ट से ही लेते हैं, फॉरेस्ट से ही उन लोग को मिलता है। अब हम लोग को अपना 21वां क्वेश्चन देखना है। सम ट्राइबल डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ? बोल रहा है कि कुछ जो ट्राइबल्स हैं वो जंगल पर निर्भर रहते हैं। कैसे? द फॉरेस्ट आर द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट जो जंगल है वो एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ट्राइबल पीपुल हैव बीन लिविंग और अराउंड द जंगल फॉर मेनी एजेस। बोला है कि जो ट्राइबल पीपुल हैं वो जंगल के आसपास, ये जंगल में बहुत सालों से रहते आ रहे हैं। दे डिपेंड ऑन द जंगल फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, मेडिसिन। जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो ट्राइबल पीपुल हैं, वो जंगल पे निर्भर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग को बेसिक नीड्स वहीं से मिलता है, जैसे कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मेडिसिन, ये सब। Thus, tribal depends on the jungle for their daily requirements। और इसके अलावा जो ट्राइबल्स हैं वो अपने डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए भी जंगल पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। फॉरेस्ट इवन सपोर्ट देयर लाइवहुड्स। जो फॉरेस्ट है वो लोग के लाइवहुड्स को भी सपोर्ट करता है। अब हमारा 22वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कि क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन का और क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड यूजिंग इट्स फॉर अदर पर्पस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है? अ लॉट ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड टू राइज द लाइफ स्टॉक विच इज ऑब्टेन बाई कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड देयर फॉर रिमूविंग द फॉरेस्ट। बोल रहा है कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइफ स्टॉक्स का ज़रूरत पड़ रहा है अब, जिसके लिए हम लोग को पेड़ को काटना पड़ रहा है और फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ रहा है। The conservation of forest into agricultural land to fulfill the global demands
फॉर फूड प्रोडक्शन इज़ द अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का दूसरा कारण क्या चाहिए, तो वो जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कन्वर्जन मतलब उसको बदलना एग्रीकल्चर लैंड में, ताकि जो डिमांड है पूरी दुनिया का फूड के उसको फुलफिल करने के लिए, इसके लिए भी होता है डिफॉरेस्टेशन। द लॉगिंग ऑफ ट्रीज फॉर फर्नीचर एंड मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स कॉज डिफॉरेस्टेशन। और तीसरा जो कारण है वो कि क्या कारण है, तो पेड़ों से फर्नीचर बनाने का, पेड़ों से बहुत सारे महंगे महंगे फर्नीचर बनाने का, इसी ये भी कारण डिफॉरेस्टेशन का। ओवर पॉपुलेशन is the one of the major cause of the deforestation as the forests are being removed to accumulate the population। बोल रहा है कि जो ओवर पॉपुलेशन है वो इनमें से सबसे मुख्य कारण है, जिसके कारण जो लोगों को सेटल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। द नेचुरल कॉज सच एज फॉरेस्ट फायर सेवरल ड्रॉट्स ऑल्सो कॉज डिफॉरेस्टेशन। और जो प्राकृतिक कारण है डिफॉरेस्टेशन होने का वो क्या चाहिए, तो फॉरेस्ट फायर है और जो फ्लड है, ये सब है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का कंसिक्वेंसेस हम लोग देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन एडवर्सली इफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड लिविंग बींग्स इन द फ्लोइंग वे। जो डिफॉरेस्टेशन है वो इन्वायरमेंट को इस तरीक़े से इफेक्ट करता है, बहुत ख़राब तरीक़े से इफेक्ट करता है, और लिविंग बींग्स को भी इफेक्ट करता है। डिफॉरेस्टेशन कॉज सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन। जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण सॉइल इरोजन होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट मेंटेन द ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट से, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हमारे आसपास के सराउंडिंग में मेंटेन करके रखता है। ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन देयर इज एन इम्बैलेंस इन द ह्यूमिडिटी लेवल एंड द एटमॉस्फेयर। और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो हमारा जो ह्यूमिडिटी लेवल है और टेम्परेचर में क्या चीज़ होगा, इम्बैलेंस होगा। डिफॉरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। फॉरेस्ट आर द हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स विच ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन हैव गोट डिस्ट्रॉयड। और जो फॉरेस्ट होता है वो जंगली जानवरों के लिए उनका हैबिटेट होता है, जो अब डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, बर्बाद कर दिया जा रहा है। अब हमारा 23वां क्वेश्चन है, व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या चाहिए, तो रेड डाटा बुक इज ए बेनिफिशियल फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर स्टडी एंड रिसर्च। जो रेड डाटा बुक है वो बहुत ही बेनिफिशियल बुक है, जो हम लोग को इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में पूरा क्लियर स्टडी और रिसर्च के बारे में जानकारी देता है। रेड डाटा बुक इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बोल रहा है कि जो रेड डाटा बुक है वो एक डॉक्यूमेंट के जैसा भी है, जिसको कौन इस्टेब्लिश किया था, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर, जिसे UNC भी कहते हैं, IUCN भी कहते हैं। इट कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल। द रेड डाटा बुक कंटेन कलर कोड sheet that are arranged according to the risk of the species for the endangered। बोल रहा है कि जो रेड डाटा बुक है उसको में कलर कोड भी होता है, ताकि जो इंडेंजर्ड होने के कगार पे जो एनिमल्स हैं वो लोगों को बारे में पता किया जा सके। अब हमारा 24वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन से तुम क्या समझते हो, तो हम लोग इधर उसका सोल्यूशन करते हैं। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। माइग्रेशन जो है वो जानवरों का एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं फूड शेल्टर ये सब के तलाश में, उसी को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। इट टेक प्लेस ड्यू टू द सीजनल चेंजेस। जो सीजनल चेंजेस के कारण भी होता है। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन के तलाश में भी होता है। एंड इन सर्च ऑफ सुटेबल एंड द फेवरेबल प्लेस फॉर द रिप्रोडक्शन। और सुटेबल और फेवरेबल प्लेस रिप्रोडक्शन, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, उसके लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं। अ स्पीसीज ऑफ एनिमल दैट ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस एंड सर्टेन टाइम at a certain time of the year in order to escape unfavorable condition or to find more suitable condition for feeding and reproduction is called the migratory species। बोले कि ऐसे स्पीसीज जो बहुत ही ज़्यादा दूर जाते हैं किसी खास समय पे, साल के किसी खास समय पे बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं, जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन, एक अनफेवरेबल कंडीशन से एक फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं, ताकि वहाँ पे उन लोग को अच्छी तरह से भोजन मिल सके और रिप्रोडक्शन कर सकें, उसी को हम लोग माइग्रेटरी स्पीसीज भी कहते हैं। अब हमारा 25वां क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मीट द एवरी इंक्रीजिंग डिमांड्स इन द फैक्ट्री फॉर द शेल्टर ट्री आर बीइंग कंटिन्यूसली कट।
इज इट जस्टिफाई टू कट ट्री फॉर द सच प्रोडक्ट्स, डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। बोल रहा है कि जो आज के समय में जो डिमांड बढ़ रहा है फैक्ट्रीज का, जिसके लिए फैक्ट्री और शेल्टर का जो डिमांड बढ़ रहा है, जिसके लिए पेड़ को कंटिन्यूसली काटा जा रहा है, ये पेड़ को काटना इस प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सही है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, हम लोग को सही से इसके बारे में बताना है। टू ट्रीज इन द फॉरेस्ट और कट फॉर प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर द कल्टिवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज एंड मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। बोल रहा है कि जो ट्रीज जंगल में जो ट्रीज हैं उनको काटा जा रहा है, किसके लिए? तो कल्टीवेशन के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए और फर्नीचर के लिए और लकड़ी के लिए, इसके लिए काटा जा रहा है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन डू नॉट जस्टिफाई कटिंग डाउन ऑफ ट्री। जो इंक्रीजिंग है डिमांड ह्यूमन पॉपुलेशन का, जो इंक्रीजिंग डिमांड है, जिसके कारण पेड़ों को और अंधाधुंध काटा जा रहा है। द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ट्री हैव सेवरल कंसिक्वेंसेस ऑन द एनवायरनमेंट। जो रिडक्शन है, पेड़ों की संख्या में कमी, वो हमारी इन्वायरमेंट पे कुछ प्रभाव डालते हैं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज मेंटेन्ड बाय द प्लांट। जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको कौन मेंटेन करता है? तो प्लांट्स मेंटेन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन डिक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड इवोलेट लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। एंड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर और द ग्लोबल वार्मिंग। बोल रहा है जो एवरेज इंक्रीज होता है टेम्परेचर हमारे अर्थ के टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में जो एवरेज इंक्रीजिंग होता है टेम्परेचर में, उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। डिस्टर्ब वाटर साइकिल, और इस कारण जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगा। रिड्यूस रेनफॉल भी होगा, वो भी डिस्टर्ब होगा। ड्राउट आर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। और ये सब किसके कारण होगा? तो ये सब CO2 के एटमॉस्फेयर में बढ़ने के कारण होगा। डिफॉरेस्टेशन कॉज सॉइल इरोजन विच रिजल्ट इन द एक्सपोजर ऑफ द लोअर हार्ड रॉक लेयर। बोला कि डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण सॉइल इरोजन भी होता है, जिसके कारण जो हार्ड लेयर हैं अर्थ के वो ऊपर आ जाते हैं, उन पे खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाता है। दिस लेयर इज इनफर्टाइल एंड स्लो लीड्स टू द डिजर्टिफिकेशन। और ये जो लेयर होता है वो इनफर्टाइल होता है और धीरे धीरे इसके डिजर्टिफिकेशन होने लगता है। अब हमारा जो 26वां क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेन ऑफ अ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर सोसाइटी। बोला कि कैसे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, योगदान दे सकते हो ताकि तुम अपना जो ग्रीन वेल्थ है सोसाइटी को उसको मेंटेन करो। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय यू। हम और तुमको लिस्ट ऑफ एक्शन बनाना है जो तुम लिए हो। तो हम लोग अभी इसका देखते हैं आंसर। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेंटेनिंग ग्रीन वेल्थ मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करना मतलब अपने इन्वायरमेंट को बचाना। द फ्लोइंग एक्शंस माइट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रीन वेल्थ। यहाँ पे कुछ एक्शंस है, कुछ क्रियाएं हैं जिससे हम लोग जो ग्रीन वेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन इज द रिस्टोरिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो रिफॉरेस्टेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि फिर से जो डिफॉरेस्ट जो है डिफॉरेस्ट एरिया, उसको वहाँ पे फिर से न्यू प्लांट्स लगा के वो लोग को रीस्टोर करना है। वी शुड प्लांट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। बोला है कि हम लोग को जितना ट्री हम लोग काटते हैं उतना ही ट्री हम लोग को लगाना भी चाहिए। राइजिंग अवेयरनेस अमंग द पीपुल इन द लोकेलिटी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रोइंग ट्री। और हम लोग को अपना सोसाइटी में जो लोग हैं उन लोगों को क्या चीज़ करना चाहिए? वो लोग को जागरूक करना चाहिए, वो लोग समझाना चाहिए कि क्यों है जो ट्री हमारे लिए ज़रूरी हैं। वी शुड प्रोवाइड प्लांटेड ट्री विथ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोगों को जो पेड़ हम लोग लगा रहे हैं उसको हम लोग को सही मात्रा में हम लोग को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो लोग ग्रो कर सकें और डेवलपमेंट उनमें हो सके। वाटरिंग द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड टू बैलेंस द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट। बोल रहा है कि जो हम लोग को प्लांट को सही समय से पानी देना चाहिए ताकि वो लोग अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको बैलेंस कर सकें। अब हमारा 27वां क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द रिड्यूस रेनफॉल। बोल रहा है कि जो कैसे जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण जो बारिश है, बारिश में कमी होती है। तो हम लोग देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड
फॉर द अदर पर्पस। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट का क्लीन करना, जंगलों को हटाना, ख़त्म करना, और वो जो ज़मीन है, वो जो लैंड है, उसको अलग पर्पस के लिए यूज़ करना। डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन इवोट्रॉपिज्म। बोल रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसे कैसे होता है कि इवोट्रॉपिज्म में कमी आता है। इवोट्रॉपिज्म। ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो बोला है कि जो ट्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करने में। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ट्रीज डायरेक्टली अफेक्ट द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो रिडक्शन है इन्वायरमेंट में, जो ट्री का कमी है, वो डायरेक्टली हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे एटमॉस्फेयर के को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस विच एब्जॉर्ब द एंड रिटेन हीट रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण जो क्या चीज़ करता है, जो हीट आता है सन से उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट द वाटर साइकिल एंड अल्टरनेट रेनफॉल पैटर्न। बोल रहा है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना और ग्लोबल वार्मिंग का होना, ये हमारे वाटर साइकिल पे इफेक्ट करता है, जिसके कारण जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज होता है, बारिश होने का जो तरीका है वो चेंज होता है। दिस डिक्लाइन इन द रेनफॉल माइटली कॉज ड्रॉट। और इसी के कारण जो है वो रेनफॉल नहीं होता है, बारिश नहीं होता है, और जो सुखाड़ हो जाता है बहुत जगह पे। फाइंड आउट अबाउट फ्यू नेशनल पार्क इन इंडिया। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क को खोजना है हम लोग को इंडिया में। आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप। यहाँ पे मैप दिया हुआ है जिसपे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, उन लोग को लोकेशन को दर्शाना है। तो हम लोग को देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नेशनल पार्क आर द एरिया। नेशनल पार्क जो एरिया होते हैं, रिजर्व्स टू प्रमोट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन। नेशनल पार्क ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे फ्लोरा और फौना को ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग आर नॉट अलाउड इनसाइड द नेशनल पार्क। ये ह्यूमन एक्टिविटी है, जो इंसानी गतिविधियाँ हैं, जैसे कि माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होते हैं। द लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क फाउंड इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। जो नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कुछ नेशनल पार्क का जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, मिलता है। जैसे पेरियार नेशनल पार्क जो कहाँ है, केरल में है। सारिका नेशनल पार्क राजस्थान में। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो ये लोग को हम लोग को इंडियन पॉलिटिकल मैप पे लोकेट करना है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे होगा, सारिका नेशनल पार्क यहाँ पे होगा, गिर नेशनल पार्क यहाँ पे होगा, और पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पे होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ पे होगा, अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पे होगा। तो आज के लिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही।